A very good evening to all of you. I am Katkisha, faculty of SK and Target. In my previous lecture, I have already explained about Matthew Arnold, characteristics of Victorian age, and his important works. Those who have not attained my class, I have already posted the videos. Please go through that video so you can get better understanding. So today we are going to study the study of poetry. A study of poetry is one of the most important essays of Matthew Arnold. Matthew Arnold, who was a great critic, poet, and a sage writer of the Victorian age, he has he was basically known for his elegies. He has written n number of elegies. His Tiresias was one of the finest elegies in English literature. So today we are going to study the critical essay of Matthew Arnold, that is a study of poetry. Students, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this essay was published in 1880. ये जो essay था उनका वो 1880 में publish हुआ था. And why he has written a study of poetry? What's the reason behind writing a study of poetry? उनका मानना था कि जो poetry है that is the highest genre. Actually जो एरिस्टोटल थे उनका मानना था कि जो poetry है जो वो क्या है हाईएस्ट जर्ना है. ठीक उसी तरीके से एरिस्टोटल के बाद अगर किसी ने पोएट्री के बारे में सबसे ज्यादा एनालाइज किया है तो दैट इज द अर्नोल्ड. तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है एरिस्टोटल के बाद सबसे ज्यादा जो है पोएट्री के बारे में एनालाइज किया है और एनालाइज करके उन्होंने अपनी इस ऐसे में स्टडी ऑफ पोएट्री में बताने की कोशिश की है. वो इस ऐसे में बताते हैं कि पोएट्री क्यों लिखी गई है, पोएट्री को क्यों लिखा जाना चाहिए, पोएट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और एक अच्छी पोएट्री किस तरह की होनी चाहिए. इस तरह की सारी बातें जो है उन्होंने स्टडी ऑफ पोएट्री में की है. He discovered the stream of English poetry. इस ऐसे में जो है उन्होंने मतलब जो ओरिजिन है इंग्लिश पोएट्री का ओरिजिन कैसे हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो है इंग्लिश पोएट्री में होनी चाहिए या फिर जो एक पोएट्री में एक अच्छी पोएट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में क्या किया है उन्होंने बताया है. Clear? So the third point, he advises to recognize the great purpose of poetry. In this essay, he talked about the writing of poetry. एक poetry लिखने का purpose क्या होना चाहिए, क्यों poetry लिखा जाना चाहिए. Actually उनका मानना था कि जो poetry है that is the highest genre of literature. और ठीक उसी तरीके से एरिस्टोटल की बात को वो सेकेंड करते हुए कहते हैं कि जो poetry है that is the highest genre of literature. और उन्होंने कहा है कि पोएट्री का जो कद है वो फिलॉसफी से, रिलीजन से, थियोलॉजी से, हिस्ट्री से, इन सब से क्या है बहुत ही ऊपर है. इन सारी बातों को जो है मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है बिल्कुल ही डिटेल में बताया है. अगर आप उस वीडियो को अगर सुन लेंगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इजीली. सो दोज हु हैव नॉट अटेंड माय that lecture, please go through the video on YouTube and understand the concept. उनका ये मानना था कि जो पोएट्री है इट हैज अ पावर टू इंटरप्रीट लाइफ, जिंदगी के बारे में बताती है. पोएट्री को उन्होंने हाईएस्ट जर्नल ऑफ लिटरेचर क्यों कहा, इसलिए कहा है कि जो पोएट्री है उसके अंदर एक ऐसी खासियत है कि वो जिंदगी को इंटरप्रीट करती है, लाइफ को इंटरप्रीट करती है. पोएट्री का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो जिंदगी जीने का तरीका हमें बताती है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में जो है पोएट्री हमें बताती है. In this sense, it has a power to replace religion and philosophy. Without poetry, science and religion and philosophy look hollow. उन्होंने कहा है कि जो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि उन्होंने कहा है कि जो पोएट्री है उसका कद रिलीजन से, फिलॉसफी से
पोएट फिलॉसफी से, हिस्ट्री से सबसे ऊपर है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो पोएट्री है उसका मार्गदर्शन कौन करती है, रिलीजन और जो फिलॉसफी है वो क्या करती है, इसका मार्गदर्शन करती है। रिलीजन से ऊपर उन्होंने इसको क्यों बताया, रिलीजन में क्या होता है कि जो है जो लोग हैं, रिलीजन को लोगों ने क्या कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलाइज कर लिया। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझे, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ माई रिलीजन, कि जैसे लोग मुस्लिम्स के बारे में कहते हैं अरे मुस्लिम्स में तो 4 शादियां जायज़ है, 4 शादी करते हैं। मुस्लिम लोग खुद अपने बारे में बोलते हैं अरे हमारे यहाँ 4 शादियां जायज़ है, हमने लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने रिलीजन को जो है अपने हिसाब से क्या कर लिया, मैटेरियलाइज कर लिया। जो चीज़ें जो है हमारे लिए बेटर है, जो हमें अपने फ़ायदे के लिए लगती है, उन चीज़ों को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी हमने मैरिज वाली बात कही, ठीक है, हमने फर्स्ट लाइन को जो पहली बार जो गॉड ने कहा है कि यू आर a man can go for a multiple marriages, for 4 marriages, but second line में गॉड ने ये भी कहा है कि for a normal human being, जैसे कि हम लोग हैं, it's very difficult, it is almost impossible to justify with all the women, so it is better for you to go for one marriage। तुम चारों लड़कियों की खुशियों को जो है फुलफिल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम एक ही शादी करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिलीजन में क्या करते हैं लोग जो है अपनी जरूरत की चीजों को, अपने फायदे की चीजों को ले लेते हैं, ठीक है, और जो उनके फायदे के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो रिलीजन क्या हो गया, मटेरियलाइज। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो पोएट्री है वो रिलीजन से, फिलोसफी से, साइंस से, इन सारी चीजों से क्या है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है। और उन्होंने एक चीज और भी कही है कि he believes that the future of poetry is immense, और पोएट्री का जो फ्यूचर है वो इमेंस है, बहुत बड़ा है, काफी विशाल है। he says that poetry is a criticism of life। ये लाइन एकदम आप लोग रट लीजिए, ठीक है, ये लाइन कई बार पूछा जाता है। he says that poetry is the criticism of life under the fixed condition, for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। कहते हैं कि एक अच्छी पोएट्री कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री के बारे में बताते हैं कि एक अच्छी पोएट्री कैसी होनी चाहिए। एक पोएट्री में क्या होना चाहिए, पोएटिक ट्रुथ होना चाहिए और पोएटिक ब्यूटी होना चाहिए। पोएटिक ट्रुथ का मतलब जो है उसका जो मैटर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर, वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड होना चाहिए, और जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको इसको समझाएं, अगर आप मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ले लें, तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में हमारा पोएटिक ट्रुथ क्या होगा, हमारा पोएटिक ट्रुथ उसका थीम है। पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या है, पैराडाइज लॉस्ट का थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये जो थीम है ये अपने आप में ही बहुत ही मतलब एलिवेटेड थीम है, बहुत ही एलिवेटेड थीम है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं कि गॉड के बेस को जस्टिफाई करना, मतलब गॉड ने जो भी कुछ किया, जो भी चीजें की है वो सही की है। गॉड हमेशा अपने बंदों के साथ क्या करते हैं, हमेशा जस्टिस करते हैं। तो ये क्या है, ये जो थीम था पैराडाइज लॉस्ट का, जो थीम था वो बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड था। और पोएटिक ब्यूटी उसमें क्या हो गया, उसमें पोएटिक ब्यूटी को जिस स्टाइल में, जिस मैनर में उस थीम को एक्सप्लेन किया गया है, जिस तरीके का डिक्शन यूज किया गया है, जिस तरीके का स्टाइल यूज किया गया है, जिस तरीके की इमेजरी यूज की गई है, ठीक है, उसको हम पोएटिक ब्यूटी कहते हैं। पोएटिक ब्यूटी का मतलब हो गया उसका लैंग्वेज जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड हो जाए। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फिल्म है तो उसकी जो कहानी होनी चाहिए, ठीक है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म में, ठीक है। अगर फिल्म के एग्जांपल समझे तो कहानी जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर कहानी अच्छा नहीं रहेगा तो फिल्म हिट नहीं करेगी। और बाकी पोएटिक ब्यूटी का मतलब हो गया उसका डायलॉग्स हो गया, उसका सॉन्ग हो गया, उसका सीनरी हो गया, उसका इमेजरी हो गया, उसका मेकअप हो गया, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो गई, उसका पोएटिक ब्यूटी हो गया, ठीक है। तो कोई भी अच्छी पोएट्री जो होती है उसमें दो चीजें फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। पहला तो है हमारा पोएटिक ट्रुथ और पोएटिक ब्यूटी। आई थिंक आप सबको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से मैंने समझाया तो समझ में आ गया होगा। आया कृष्णा समझ में? कृष्णा Yes, ma'am. क्लियर हुआ? जी मैम, जी जी आया पोएटिक समझ। ट्रुथ और पोएटिक Yes, ब्यूटी ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तेजो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है। Poetic truth means reality of life and poetic beauty means the way to life described। यानी कि जिंदगी की सच्चाई जो है, यानी कि जो पोएट्री में जिस ट्रुथ को वो बता रहा है, जिस पॉइंट के बारे में वो बात कर रहा है, जिस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो फॉल्स बात नहीं करना चाहिए। यानी कि पोएट्री का जो
थीम होना चाहिए वो बहुत ही एलिवेटेड होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। और जिस तरीके से उस थीम को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जो जो लैंग्वेज उसके लिए यूज किया गया है, डिक्शन यूज किया गया है, इमेजरी यूज किया गया है, स्टाइल यूज किया गया, मैनरिज्म यूज किया है, वो सब के सब क्या होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए। तभी जाकर के एक सबलाइन पोएट्री जो है क्रिएट होगी, जिस पोएट्री की बात जो है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री क्या करती है, हमारी जिंदगी का क्रिटिसिज्म करती है। और कितने तरीके से क्रिटिसिज्म करती है, 3 तरीके से क्रिटिसिज्म करती है। पहला, फर्स्ट क्रिटिसिज्म कैसे करती है, हाउ द ह्यूमन लाइफ इज, सॉरी हाउ इज ह्यूमन लाइफ, आदमी का लाइफ कैसा होना चाहिए, ठीक, एक इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हाउ टू बिकम अ गुड लाइफ, जिंदगी को अच्छा, जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। यानी कि जब हम पोएट्री पढ़ें तो पोएट्री पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना चाहिए, एंड व्हाट चेंजेस कैन डू टू मेक द लाइफ। अगर हमारी जिंदगी बेहतर नहीं है तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाएं ताकि जो है जिंदगी को बेहतर बनाए। तो पोएट्री क्या है, जिंदगी का एक आईना है, जिंदगी दिखाने वाली होनी चाहिए कि जिंदगी किस तरीके से हम गुजारे, जिंदगी किस तरीके से हम जिए। अगर कोई चीज गलत है तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये चीजें गलत है, इसे हमें छोड़े। यानी कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली पोएट्री होती है। एक अच्छी पोएट्री वो होती है जो जिंदगी का मार्गदर्शन करती है, जो जिंदगी की का मूल्यांकन करती है, जिंदगी को इंटरप्रेट करती है, लाइफ को क्रिटिसाइज करती है। तो इस तरीके से कहा है कि अच्छी पोएट्री, एक सबलाइन पोएट्री कैसी होनी चाहिए। तो यही बात जो है वो स्टडी ऑफ पोएट्री में बता रहे हैं। A standard of poetry should be sublime. In order to achieve the sublimity, we have to criticize poetry. अब कह रहे हैं कि जो एक पोएट्री होता है तो इसमें 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वो जो पोएट्री लिखते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा जो पोएट्री को पढ़ते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक पोएट्री में रीडर का भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितना कि जो है एक पोएट का है। ठीक है, पोएट का और रीडर का दोनों का इक्वल ही इम्पोर्टेंस है। कहते हैं कि जब एक रीडर जो पोएट्री को पढ़ता है तो उसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना चाहिए। पोएट्री को जो है रीडर को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, और मतलब उसको बहुत ही सीरियसली उसको क्रिटिसाइज का मतलब बिल्कुल भी नहीं, अर्नोल्ड कहते हैं क्रिटिसाइज का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि किसी को कंडेम्ड करना, किसी की बुराई करना, बिल्कुल भी नहीं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि उसका मूल्यांकन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, कि उसमें क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है। और रीडर को बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, रीडर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है तो ही शुड बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही हैज टू पॉइंट आउट कि ये चीज यहाँ पर गलत है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ताकि अगर कोई जो राइटर है या पोएट है जब दोबारा से उस पोएट्री को लिखे तो वो अपने आप को समझे कि हाँ मैंने यहाँ पर गलत किया है, तो मुझे ये चीज जो है सही होनी चाहिए, ये चीज जो है मुझे सही करके लिखनी है। ठीक है, The reader and writer has a longing for the high poetry. कह रहा है कि रीडर जो पोएट्री जो लिखने वाला पोएट है उसकी भी चाहत बहुत हाई होनी चाहिए, मतलब अच्छी पोएट्री लिखने की चाहत होनी चाहिए, और जो रीडर है उसकी भी चाहत होनी चाहिए बहुत अच्छी पोएट्री की। इस तरीके से अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे, अगर मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, अगर हम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको ये चीज पता है कि मेरे बच्चों का जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझसे बहुत हाई है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं कैसे लोगों के हाथ में जाने वाला हूँ, मुझे कैसे लोगों से डील करना है, तो मैं अपने आप का स्टैंडर्ड को क्या करूँगी, ऑब्वियसली अपग्रेड करूंगा। ठीक है, और अगर टीचर बहुत ही अपग्रेड है तो स्टूडेंट को क्या करना होगा, पहले से बहुत ही पढ़ करके आना होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है कहते हैं पोएट की जो रीडर है और जो पोएट है दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि पोएट्री पढ़ने वाले को भी बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए और पोएट्री जो लिखने वाले हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा सीरियस होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 3 एस्टिमेट की बात करते हैं। वी शुड ऑलवेज जज अ पोएट्री बाय रियल एस्टिमेट। देयर आर 3 एस्टिमेट्स, फर्स्ट इज हिस्टोरिकल, सेकेंड इज पर्सनल एंड थर्ड इज रियल एस्टिमेट। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये रीडर से बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे कोई रीडर है उनसे वो बात कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि एक रीडर को पोएट्री को क्या करना चाहिए, 3 एस्टीमेट से जज करना चाहिए, ठीक है। पहला तो है हिस्टोरिकल, दूसरा है पर्सनल और तीसरा है रियल एस्टीमेट। 3 तरीके से जो है पोएट्री को क्या किया जाता है, जज किया जाता है। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल एस्टीमेट है या जो ये पर्सनल एस्टीमेट है, ये क्या है, फैलेशियस है, ये सही नहीं है। पोएट्री को जज करने का ये सही तरीका नहीं है। हमें पोएट्री को हमेशा जो है वो रियल एस्टीमेट से जज करना चाहिए। अब तुमको हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं। सपोज करो कि मैं एक मूवी देखने गई, ठीक है, मूवी देखने के लिए गई, तो मूवी एक्चुअल में बहुत अच्छी है, मूवी का जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा है, मूवी की जो कास्टिंग है वो बहुत अच्छी है, मूवी का जो डायलॉग्स है वो बहुत है, यानी कि उसका स्टोरी, उसका डायलॉग, उसका स्क्रिप्ट, उसका जो सॉन्ग है, उसका जो म्यूजिक है, वो सब के सब जो है, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जो फिल्म है या उसको क्या करती है, टच करती है। तो हम क्या करेंगे, जब फिल्म को देखेंगे तो उस फिल्म को देखने के बाद जो क्रिटिक क्या होते हैं उस फिल्म को देखते हैं और देखने के बाद जो जो प्रिंसिपल्स हैं एक अच्छी फिल्म की, उससे क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके तब बोलते हैं कि हाँ भाई ये एक अच्छी फिल्म है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, इसमें जो सिलेक्शन ऑफ एक्टर एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छा है, इसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, इसके म्यूजिक बहुत अच्छे हैं। अगर कोई चीज़ गलत है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, मेकअप अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, तो वहां पर जो है, जो क्रिटिक, जो जज करने वाला क्रिटिक है, वो क्या करता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो कि लॉ है उसको फिक्स किया गया, उस लॉ के आधार पर जो है उस फिल्म को जज करता है। तो यहाँ पर जो जजमेंट है वो क्या है, रियल एस्टीमेट से किया जाए, यानी कि जो जेन्युइन है, जो स्टैंडर्ड है, उससे किया जा रहा है। अगर हम किसी फिल्म को देखने जा रहे हैं, ठीक है, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं, फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म के डायलॉग्स अच्छे नहीं है, बट मैं उसको पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने उसके बारे में बोला कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। सपोज करो कि रेस 3, ठीक है, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, और अगर मैं जाऊँ रेस 3 को देखने के लिए और कह दूँ कि रेस 3 बहुत अच्छी फिल्म है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या हो रहा है, पर्सनल एस्टीमेट हो रहा है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल एस्टीमेट क्या हो गया, हिस्टोरिकल एस्टीमेट भी जो है वो फैलेशियस हो जाता है। कैसे फैलेशियस, एक पोएट है या एक आर्टिस्ट है या एक फिल्म राइटर है, वो या फिर जो है कहो कि एक एक्टर है, उसकी 10 फिल्म बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसकी 11वीं फिल्म अच्छी नहीं है, तो हम उसके 10 फिल्म के बेसिस पे उसकी 11वीं फिल्म को जो है वो क्या कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते। हिस्ट्री बता रहा है कि हिस्टोरिकली वो इतनी 10 फिल्म उसने हिट दी है, तो ये फिल्म भी उसकी अच्छी है जरूरी नहीं, तो उसके हिस्टोरिकल एस्टीमेट पे जाकर के हम क्या करेंगे, किसी भी पोएट को हम जज नहीं करेंगे, हम हमेशा और हमेशा पोएट को उसके रियल एस्टीमेट पे जज करेंगे। और जब भी हम किसी पोएट्री को उसके रियल एस्टीमेट पे जज करते हैं, तभी जो है वो हमारा ट्रू क्रिटिसिज्म होता है। समझ में आया दिनेश, तेजो, जी कृष्णा, मैम, जी समझ रहे क्लियर हैं। हो गया, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर Yes, हो ma'am. गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी अब देखो, Yes, we ma'am. should not judge on the account of personal and historical criticism। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या नहीं अच्छा लगता है, इसी बात को टी.एस. एलियट ने बहुत ही अच्छे से कहा है, poetry should not be the expression of personality, it should always be the expression of it should always the escape from the personality। पोएट्री जो है हमेशा क्या होना चाहिए, escape from the personality, पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो क्रिटिसिज्म है वो कभी भी पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. जी Yes, ma'am. मैम, कोई वेट कर रहा है। क्लियर हुआ? आई एम सॉरी, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही उसको। कैसे ज्वाइन करूं उसको? ओके, लेट इट बी, मूव ऑन, वो लेट से आया है, ठीक है। हिस्टोरिकल एस्टीमेट इज फुल ऑफ एरर,
It deals to under the praise of one poet at its present man as a god. इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा क्या होता है ना, हिस्टोरिकल एस्टिमेट से जब हम किसी को जज करते हैं तो हम आदमी को क्या समझ लेते हैं? गॉड समझ लेते हैं। जैसे अगर तुम उसको समझो, वो 10 फिल्म उसने हिट दे दी तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन गया क्या ये वो तो हिट है, 11वीं फिल्म भी जो है उसकी हिट ही होनी चाहिए। तो वो नहीं समझना है हमको वर्क, अगर कोई प्रेजेंट वर्क है तो उसके हिसाब से हमको उसको जज करना है। अच्छी है तो ठीक है, अच्छी नहीं है तो भी ठीक है। क्लियर है? राघव, हाउ आर यू राघव? राघव, आर यू फाइन बेटा? चलो, क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर है? मूव ऑन। Yes, yes, ma'am. ठीक है, we should judge a poetry by the real estimate. ये चीज भी क्लियर हो। In order to see the sublimity, we should judge a poetry through a touchstone. Touchstone क्या होता है राघव, बताओ मुझे। Raghav, am I audible? What is touchstone? You are a very good student. I know you know the answer. बताओ बेटा. And I'm very happy कि I'm extremely happy to see you here. Not a single day had passed जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया होगा। मेरा क्लास में हमेशा तुम्हारी कमी रहती है। So you come and start banging. एकदम बैंग की तरह आओ। बता दो क्या है, बताओ मुझे। What is बताओ मुझे क्या है? टचस्टोन बेटा क्या होता है? Ma'am, given by Matthew Arnold in good poetic work. मेरे को ज़्यादा भी समझ नहीं आता। ध्यान में नहीं है, मैं बताती हूँ। अभी इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी अपने फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गज हीरो किसको मानते हैं? जैसे अगर हम एंशिएंट टाइम में अगर हम चले जाएं तो हम कहते हैं कि जो है मुगले आजम के जो हीरो थे, क्या नाम है उनका? डी से क्या नाम था दिनेश? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, ठीक है। उस एज में दिलीप कुमार को ले लो, ठीक है। उसके बाद मिडिल वाली एज में तुम अमिताभ बच्चन को ले लो, फिर अभी वाले एज में जो है तुम किसको ले लो? शाहरुख खान के ले लो। तो ये तीनों एज के जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है क्या है? स्टार लोग हैं, ठीक है। अब इसे समझो। अब उनकी जो है बड़ी फिल्मों को हम देखें, जैसे अगर मान लिया हम दिलीप कुमार की मुगले आजम को ले लेते हैं, ठीक है। उनका ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट है। अमिताभ बच्चन का कोई एक ग्रेट वर्क है। अमिताभ बच्चन का ग्रेट वर्क कौन सा है बताओ? डॉन, ठीक है। डॉन मान लेते हैं उनका एक ग्रेट वर्क है, ठीक है। उसके बाद शाहरुख खान, उसका एक ग्रेट वर्क है दिलवाले दुल्हनिया। इन ये 3 ग्रेट है, उनका ग्रेट वर्क ले लिया। अब उस ग्रेट वर्क के किसी ग्रेट डायलॉग को हमने ले लिया, ठीक है। सबका एक डायलॉग ले लिया, 2-3 जो भी, मतलब उस एज के पर्टिकुलर, मतलब उन, जैसे दिलीप कुमार का कोई बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा डायलॉग हो, अमिताभ बच्चन का कोई बहुत ही अच्छा डायलॉग हो, ठीक है, माँ वाला डायलॉग। उसके बाद जो है शाहरुख खान का कोई बहुत ही अच्छा डायलॉग, ठीक है। अब अभी ये तीनों डायलॉग जो फेमस ग्रेट वर्क के, ग्रेट राइटर्स, ग्रेट एक्टर के, ग्रेट फिल्म्स के ग्रेट डायलॉग्स को हमने ले लिया, ठीक है। उनके ग्रेट एक्टिंग को, ऐसी फिल्म को ले लिया जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अभी हम एक्टिंग करने जा रहे हैं, हमने किसी कोई फिल्म में एक्टिंग की, ठीक है। अब जो है क्रिटिक क्या करेगा? क्रिटिक मेरा टच स्टोन कैसे करेगा? मैंने इस फिल्म में एक्टिंग की, अब मेरी एक्टिंग को क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा किससे? दिलीप कुमार की एक्टिंग से। दिलीप कुमार ने जो एक्टिंग की है किसमें? मुगले आजम में जो एक्टिंग की है, ठीक है। अब मेरी एक्टिंग को वो कंपेयर करेगा किसमें? दिलवाले दुल्हनिया की एक्टिंग से। मेरी एक्टिंग को वो कंपेयर करेगा किससे? जो अमिताभ बच्चन ने जो डॉन में एक्टिंग की है। अगर मेरी एक्टिंग उनकी एक्टिंग के पैमाने को टच करती है तो मेरे बारे में कहा जाएगा कि हम एक अच्छे एक्टर हैं। अगर नहीं करेगा तो हम माने जाएंगे कि हम एक अच्छे एक्टर नहीं हैं या मेरा फ्यूचर नहीं है। ये बात समझ में आई सबको? ये एग्जांपल समझ में आया सबको? तेजो? यस मैम। तेजो क्लियर हुआ? मेरा बात समझ में आया क्या मैं बोल रही हूँ?
कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है मैम। पिंकी, अच्छा पिंकी समझ पाए क्या मैंने बोला? यस मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ। अब हम मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? देखो, फिल्म से समझ गए, अब तो इसको इस तरीके से समझो। अब कहता है कि एक टच स्टोन मेथड क्या होता है। सपोज करो कि तुम्हारी कहकशा मैम ने एक पोएट्री लिखी, ठीक है, मैंने एक पोएट्री लिख दी नेचर के ऊपर, ठीक है। अब मेरी पोएट्री को कंपेयर किया जाएगा किससे? दांते के इन्फर्नो से। मेरी पोएट्री को कंपेयर किया जाएगा किससे? शेक्सपियर के, हाँ शेक्सपियर से नहीं, वर्ड्सवर्थ से नहीं, शेक्सपियर से, मिल्टन के पैराडाइज लॉ से, ठीक है, ये वर्जिल के वर्क से। अगर मेरी पोएट्री जो है, ठीक है, जो मैंने लिखा है, अगर मेरी पोएट्री जो है वर्जिल हो गया, दांते हो गया, शेक्सपियर हो गया, मिल्टन हो गया, ये जो ग्रेट क्लासिक्स हैं, क्लासिक्स याद रखना, ये जो ग्रेट क्लासिक्स हैं, उनके पोएट्री के पैमाने को टच करती है, उनके स्केल को टच करती है, उनके ग्रैंड्योर को टच करती है, ठीक है, तो समझा जाएगा कि कहकशा मैम ने क्या लिखा है? एक अच्छी पोएट्री लिखी है। आया समझ में टच स्टोन? यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ, जैसे सपोज करो कि ये जो है कर्सर क्या है? एक स्टोन है मेरा, ठीक है, एक कर्सर क्या है? स्टोन है, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है? शेक्सपियर की ग्रेट पोएट्री है, ठीक है। ये क्या है? मिल्टन की ग्रेट पोएट्री। और ये क्या है? जो है अर्नोल्ड, ये शेक्सपियर की, मिल्टन की और दांते की ग्रेट पोएट्री। अब मेरी पोएट्री समझो, ये मेरी पोएट्री को टच किया जा रहा है, इससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, इन तीनों से जो है मिलाया जा रहा है। अगर मेरी पोएट्री जो है इनकी पोएट्री के जो ग्रैंड्योर इनकी पोएट्री में, उसके अगर बराबर हुई तो समझा जाएगा कि मेरी पोएट्री जो है क्या है? एक अच्छी पोएट्री है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि मेरी पोएट्री जो है अच्छी पोएट्री नहीं है। दैट इज कॉल्ड द टच स्टोन मेथड। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम, जी मैम। पिछला वाला जो वीडियो है ना, मेरा पहला वाला वीडियो, उसको सुनोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसने बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। अर्नोल्ड टच स्टोन मेथड क्या है? इज अ comparative method of criticism. According to this method, in order to judge a poet's work properly, a critic should compare it to the passage taken from the great masters of poetry, and that passage should be applied as a touchstone to the other poetry. जो मैंने बताया है उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। The high quality of poetry is found in the substance, matter and the style and the manner of the poet. यहाँ पे वही बात बताई कि जो sublime poetry है वो कैसी होनी चाहिए? उनके अंदर poetic truth और poetic beauty होनी चाहिए। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। अब देखो, it should have a truth and high seriousness. जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो हाई सीरियसनेस की बात कहते हैं कि पोएट्री जो है वो क्या है? बहुत ही सीरियस एक्शन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सीरियस। इस बात को जो है अर्नोल्ड भी, इस बात को एरिस्टोटल भी कहते हैं कि पोएट्री क्या है? एक सीरियस एक्शन है, ठीक है, पोएट्री क्या है? एक सीरियस एक्शन। तो पोएट्री का जो थीम होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होना चाहिए, और पोएट्री में सीरियसनेस होना चाहिए, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। पोएट्री क्या होना चाहिए? सीरियस इश्यूज को डील करना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा हाई सीरियसनेस होना चाहिए। एंड अर्नोल्ड अप्रूव्स द एरिस्टोटल्स व्यू पॉइंट। एरिस्टोटल व्यू का जो व्यू पॉइंट है पोएट्री को लेकर के, इसकी भी वीडियोस हमारी है, यू विल सी द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि एरिस्टोटल ने जो है क्या बोला है पोएट्री के बारे में। तो कहता है कि जो एरिस्टोटल की जो पोएट्री है, एरिस्टोटल ने जिस तरह की पोएट्री की बात की, एरिस्टोटल ने पोएट्री में जिस तरह की सीरियसनेस की बात की, अर्नोल्ड भी क्या करें? उसी तरीके की सीरियसनेस की बात करें कि पोएट्री में क्या होनी चाहिए? हाई सीरियसनेस होना चाहिए। डिक्शन ऑफ द पोएट्री शुड बी एलिवेटेड। डिक्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस ऑफ जो वर्ड्स होने चाहिए वो बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड होना चाहिए, उसके लैंग्वेज बहुत हाई। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। Matthew Arnold was often regarded as a father of modern literary criticism. जो है इनको father of modern criticism भी कहा जाता है। और जो modern poets, जो modern critics थे, अगर हम जो है इजरा पाउंड की बात करें, खास करके T.S. एलियट की बात करें, तो उनकी जो criticism है वो बहुत ही ज़्यादा influence थी मैथ्यू अर्नोल्ड से। मैथ्यू अर्नोल्ड से उनकी ज़्यादा, इवन अगर हम कहें कि इन्होंने मॉडर्न क्रिटिसिज्म की शुरुआत कर दी थी, और मॉडर्न एज में जो शुरू के 40-50 साल थे उन्होंने उस पीरियड में जो है मैथ्यू अर्नोल्ड से लोग बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। He immensely wrote on social issues, cultural issues, religion and education. ये सिर्फ एक
पोएट ही नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, इन्होंने कल्चर के बारे में, कल्चर जो सोशल, जो कल्चर में प्रॉब्लम्स है, इनका एक वर्क है कल्चर एंड एनार्की, जो मेरा हमारा 3rd या 4th लेक्चर होगा, कल्चर एनार्की, जो मतलब जो कल्चर में जो प्रॉब्लम थे, या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जो इश्यूज हुए थे, वुमेन के रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे चाइल्ड लेबर के रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर रिलीजन के रिलेटेड जो इश्यूज थे, जो लैक ऑफ फेथ की बात इन्होंने की है डोवर बीच में, तो रिलीजन में जो प्रॉब्लम हो गया था, इनका ऐसा मानना था कि साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, मतलब विक्टोरियन एज के जो लोग हैं उनके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, और साइंस ने क्या किया है, रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, खास करके जो डार्विनियन थियरी आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, और जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ये थियरीज आई थी, खास करके जो एग्जिस्टेंशलिस्ट की थियरी आई थी, जिन्होंने गॉड की आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस कर दिया था, तो उन सब चीज़ों पे भी जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुल के बात की है, एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुल के बात की है। तो ये क्या थे, इनको इसीलिए जो है सेज राइटर कहा जाता है, इनको रैंक किया जाता है रस्किन के साथ, जिस तरीके से रस्किन जो है सोशल इश्यूज की बात करते थे, प्रॉब्लम्स की बात करते थे। अगर आप देखो विक्टोरियन एज में, तो विक्टोरियन एज में जो चार्ल्स डिकेंस है, उन्होंने भी जो सोशल इश्यूज के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो ठीक उसी तरीके से जो है मैथ्यू आर्नोल्ड जो ही वाज आल्सो राइटिंग ऑन सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। अब देखो, अब इनका जो स्टडी ऑफ पोएट्री है, इसमें उन्होंने उठाया है, ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है कि इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में लिखा है, तो जो फर्स्ट राइटर पे जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, तो वो थे चौसर। सबसे पहले उन्होंने चौसर को चुना और चौसर की पोएट्री पे क्रिटिसिज्म किया, और चौसर से लेके, याद रखना, उन्होंने स्टार्ट किससे किया था क्रिटिसिज्म, स्टार्ट किया था चौसर से। चौसर से उन्होंने लिखना शुरू किया, चौसर, फिर उसके बाद जो है स्पेंसर के बारे में लिखा, फिर शेक्सपियर के बारे में लिखा, फिर मिल्टन के बारे में लिखा, फिर उसके बाद रोमांटिक एज में जो है किट्स के बारे में लिखा, शेली के बारे में लिखा, इन सब राइटर्स के बारे में जो है उन्होंने लिखा। बट उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था क्रिटिसिज्म, उन्होंने स्टार्ट किया था चौसर से। ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोगों को? कृष्णा, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम, यस मैम। मतलब अगर हम किसी राइटर, मतलब अगर सपोज करो कि हम क्रिटिसिज्म लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में लिखा, चौसर की पोएट्री के बारे में लिखा। चौसर। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो चौसर से स्टार्ट किया था। इन द 14th सेंचुरी चौसर कंट्रीब्यूटेड ट्रूली एक्सीलेंट पोएट्री। चौसर की पोएट्री, मतलब इससे पहले भी पोएट्री लिखी जा रही थी, अगर हम उससे पहले की पोएट्री की बात करें तो बियोवुल्फ और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एक्चुअल पोएट्री का जो स्टार्टिंग हुआ था, जो फ्लरिश हुआ था पोएट्री का, खास करके अगर हम रियलिस्टिक पोएट्री की बात करें, अगर हम जो है रियलिज्म की बात करें, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, चौसर से स्टार्ट हुआ। तो उनका कहना था कि जो चौसर से जो है एक्सीलेंट पोएट्री का जो है वो शुरुआत किया था। हिज पोएट्री हैज अ लवली चार्म। चौसर की पोएट्री में जो है चार्म ऑफ डिक्शन है, ठीक है, उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था, नो डाउट सब लोग बोलते हैं कि जो पोएट्री, जो चौसर की जो पोएट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस हुआ करती थी, लेकिन जो है हम उस चार्म को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो अब हमारे इंग्लिश वर्ड्स में क्या होते हैं, यूज़ नहीं होते, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो वर्ड्स यूज़ नहीं होते, इसलिए हम उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से जो है बोल नहीं पाते हैं, इसलिए जो है हम उस मेलोडी को एंजॉय नहीं कर पाते। फास्ट तो नहीं हो रहा है, मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ? नो मैम। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो है चौसर की पोएट्री में वही, चौसर का जो यूज ऑफ डिक्शन है उसमें वही चार्म है जो कि शेक्सपियर में है, मिल्टन में है, कीट्स में है और स्पेंसर की पोएट्री में। ठीक है, अब उन्होंने बात की है बर्न्स की। बर्न्स जो है इज अ रोमांटिक राइटर थे, तो बर्न्स इन वर्ड्स एंड वर्ड्सवर्थ वी डोंट फाइंड सच डिक्शन। फिर उन्होंने क्या है कि जो डिक्शन है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, मतलब गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो हम बर्न्स की पोएट्री में नहीं पाते हैं और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में नहीं पाते। क्यों नहीं पाते हैं? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री उतनी, मतलब में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं उतने हाई क्यों नहीं है जितने की जो है मिल्टन में है, चौसर में है? क्यों? राघव बोलो, तेजो, राघव, दिनेश, क्यों? टेल मी। हाँ मैम बोलिए। क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? बट इन बर्न्स एंड वर्ड्सवर्थ, बर्न्स की बात छोड़ो, वर्ड्सवर्थ तो मैंने पढ़ाया है, बताओ। बट इन बर्न्स एंड वर्ड्सवर्थ वी डोंट फाइंड सच डिक्शन चार्म। उनके डिक्शन में वो चार्म क्यों नहीं है जो चार्म हम जो है शेक्सपियर में पाते हैं, जो चार्म है स्पेंसर में पाते हैं, जो हम कीट्स में पाते हैं, वो चार्म क्यों नहीं है?
उन्होंने एक ही लाइन में बहुत अच्छा सा लाइन उन्होंने कहा था, बताओ। याद नहीं आ लैंग्वेज रहा ऑफ अ पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। कॉलिक्वल लैंग्वेज। हाँ नहीं, कॉलिक्वल लैंग्वेज नहीं, इसलिए उनको जो है वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि कॉमन मैन का लैंग्वेज क्या होता है, कॉमन मैन का लैंग्वेज क्या होता है। सपोज अगर महाराष्ट्र में तो ये मेरी लैंग्वेज है, हम बिहार में है तो ये मेरी लैंग्वेज है, कॉमन मैन लैंग्वेज क्या होती है, तो इसका जो है वो ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो यही कहते हैं कि ये जो है ना, इनके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हुआ करते थे वो उतना हाई फंडा नहीं लिखते थे जितना कि क्या लिखते थे, मिल्टन के। तो मिल्टन को अगर तुम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ोगे या फिर दूसरी पोएट्री पढ़ो, तुमको हर थोड़े देर के बाद तुमको डिक्शनरी ढूंढना पड़ जाएगा कि ये वर्ड का क्या है, इतना ज्यादा एलिवेटेड वर्ड्स होते थे उनके। चौसर पोएट्री प्रोवाइड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब चौसर के बारे में उन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है, याद रखना। चौसर पोएट्री प्रोवाइड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जिंदगी का मार्गदर्शन करती है चौसर की पोएट्री। उसमें लार्जनेस है, क्योंकि ये जो है लार्जर देन लाइफ है, पोएट्री जो है या फिर जो लिटरेचर है उसका कैनवस हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इसमें लार्जनेस है, इसमें फ्रीडम है, इसमें जेंटलनेस है, बट इट लैक्स हाई सीरियसनेस। So his poetry cannot be placed among the great classics. तेजो इसका आंसर बताओ, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? तुमने सारे क्लासेस अटेंड किए, बताओ। Why Chaucer's poetry lack high seriousness? क्यों उन्होंने इतना प्रेस किया चौसर को कि चौसर का डिक्शन बड़ा अच्छा है, चौसर जो है कि पोएट्री जो है लाइफ का क्रिटिसिज्म करती है, लार्जनेस है, फ्रीडम है, जेंटलनेस है, सब कुछ है, फिर भी लैक करती है हाई सीरियसनेस। इसीलिए उन्होंने चौसर जैसे ग्रेट राइटर को क्लासिक्स के रेंज में नहीं रखा है। बताओ तेजो। मेघा, अफरोजा, क्यों नहीं करती है? वाई? कृष्णा, सुनीता, पायल, पिंकी, क्यों ऐसा क्यों कहा है कि चौसर्स पोएट्री लैक हाई सीरियसनेस? पढ़ के आना कल, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में प्लीज पढ़ के आना। ओके मैम। क्योंकि मैम जैसे उसमें कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें उस तरीके का यूज नहीं किया है, और जहां तक मेरे समझ में आ रहा है आपने जो पढ़ाया था उसमें जो है बताया गया था कि किस तरीके से उस सीरियसनेस का मतलब बहुत अच्छे लेवल पे नहीं लिखा है, और बहुत यही कुछ मैम है। तुम सही जा रहे हो, बट थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सही जा रहे हो, बताओ। क्योंकि उन्होंने जो है बहुत अच्छी सोसाइटी को नहीं प्रेजेंट किया है, बहुत ज्यादा मतलब चीजों को नहीं दिखाया, इस थोड़ा सा यही जहां तक यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे है कि पोएट जो है अर्नोल्ड साहब जो है वो बहुत ही हाई सीरियसनेस की बात करते हैं, ठीक है? पोएट्री में मोरालिटी होना चाहिए, पोएट्री अगर लाइफ का क्रिटिसिज्म करेगी तो ऑब्वियसली पोएट्री में मोरालिटी होना चाहिए, मोरल वैल्यूज इनकलकेशन होना चाहिए, ठीक है? यस मैम, और यहाँ पे इनके में नहीं पाई गई है, इनके में नहीं पाई गई बहुत सारी चीजें जो है। अगर तुम वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी मैंने जब पढ़ाई थी तो उसमें वाइफ ऑफ बाथ का डिस्क्रिप्शन देखो कि जो है शी इज टॉक अबाउट द मल्टीपल मैरिजेस, एक मैरिज, दो मैरिज जो है, ठीक है? अगर तुम जो है पार्सन्स टेल्स की बात करो कि किस तरीके से जो है इस मतलब जो है वल्गर लैंग्वेज का यूज किया गया है और किस तरह की जो है कहानी बताई गई है, ठीक है? एक्सेप्ट नन्स प्रिंस टेल्स जो है इज अ वेरी गुड, उसके अलावा जितने भी जो है नाइट्स टेल दिस इज आल्सो गुड। लेकिन जो दूसरी टेल्स हैं उसमें तुम देखो कहीं पे भी तुमको जो है मोरालिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, सेक्सुअलिटी को जो है बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश किया गया है, ठीक है? अगर हम खास करके वाइफ ऑफ बाथ की बात करें तो शी हैज यूज्ड बाइबल का भी जो है उसने जो है को यूज कर लिया है अपने सेक्सुअलिटी को फ्लरिश करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो जो सीरियसनेस की बात करें, क्योंकि लाइफ जो पोएट्री जो है, जो पहले ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि जो पोएट्री है वो क्या करती है, लाइफ को इंटरप्रीट करती है, लाइफ को क्रिटिसिज्म करती है। और अगर कोई पोएट्री लाइफ को क्रिटिसिज्म करेगी या लाइफ को इंटरप्रीट करेगी तो ऑब्वियसली उसमें मोरल वैल्यूज होगी, इनकलकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज होगा। लेकिन जो है अगर हम चौसर की पोएट्री को देखेंगे तो उसमें वो मोरल वैल्यूज का इनकलकेशन नहीं मिलता है जिसकी बात जो है मैथ्यू अर्नोल्ड करते हैं। आया समझ में आप? मैं इसी मैम कहानी से कनेक्ट कर रहा था
हाँ और चीजें कंप्लीट नहीं पहुंच पा रहा था, बट मुझे दिमाग में था कि जो है इन्होंने जो है समाज को, जैसे हम बहुत अच्छे लोगों के साथ अपने फैमिली के साथ वो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं मोरलिटी की कमी रही है, हाँ, वो क्लियर हो वहां गया, तक नहीं। समझ में आया कि क्यों यस। उन्होंने कहा है कि जो है कि क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है चौसर के बारे में कहा है कि लैक्स हाई सीरियसनेस। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो ये याद रखेगा। ये दूसरा जो है ये चीज, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इस पॉइंट पे भी आप ध्यान दीजिएगा। Thomas Gray is a poet classic. His poetry contributes in a small but in a great manner. वो जो है मतलब जो टॉमस ग्रे थे, टॉमस ग्रे वाज अ ग्रेट क्लासिकल राइटर, क्लासिकल एज के बहुत ही ग्रेट राइटर थे। ये ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के टाइम के राइटर थे। तो उन्होंने कहा है कि जो ग्रे हैं उनकी पोएट्री जो है बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड है। खास करके उन्होंने जो है, अगर आप उनकी जो है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का थीम इतना एलिवेटेड है। ये एक्चुअली एक्सक्यूज मी सॉरी, ये एक एलिजी है और ये जो डेथ ऑफ अ कॉमन मैन पे लिखी गई है। और इन्होंने कहा है कि इसका जो थीम है वो इतना ज्यादा एलिवेटेड है कि अगर इसको पोएट्री में ना लिख करके अगर प्रोज में भी लिख दिया जाता तो भी ये इतनी ही ग्रेट होती। ठीक है। और उन्होंने टॉमस ग्रे के बारे में कहा है कि जो डॉक्टर जॉनसन है उन्होंने इनके साथ जस्टिफाई नहीं किया है, क्योंकि टॉमस ग्रे को जो है जितने भी राइटर है, जितने भी क्रिटिक्स है, सब ने बहुत ही ज्यादा प्रेज किया एक्सेप्ट डॉक्टर जॉनसन। तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जॉनसन ने जो है इनके साथ जो है वो सही नहीं कहा है। और मतलब ये जो है बिल्कुल ही जेन्युइनली पोएट्री करते थे। मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि दो तरह की पोएट्री थी, एक जो है जेन्युइन पोएट्री होती है, दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल पोएट्री। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब किस तरह। तो जब ड्राइडन और पोप जो थे उनके बारे में इनके ओपिनियंस अच्छे नहीं है। इन्होंने कहा है कि ड्राइडन और पोप जो है वो क्या करते थे, आर्टिफिशियल पोएट्री करते थे, जबकि ग्रे जो है उन्हीं की एज में पैदा होने वाले एक ऐसे राइटर हैं जो कि क्या करते हैं, बिल्कुल ही जेन्युइन पोएट्री करते हैं, ट्रू पोएट्री कहते हैं। ठीक है। तो इनको जो है मतलब ट्रू पोएट जो है उन्होंने कहा ही इज अ ग्रेट पोएट इन द एज ऑफ प्रोज। जो ड्राइडन और पोप का जो एज था वो एज ऑफ प्रोज कहा जाता है। उसमें बेसिकली जो है सटायर्स लिखे गए, उसमें बहुत ही कम लिरिक्स और सॉन्ग्स लिखे गए। तो इनके बारे में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इनको प्रेस किया। और ये उन्होंने कहा कि बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे। तो एजुकेशनलिस्ट इन द सेंस के इनके पास जो है ना थियोलॉजी की, फिलोसफी की और डिफरेंट डिफरेंट जो जॉनर ऑफ नॉलेज है उनकी बहुत ही अच्छी समझ थी। और उस नॉलेज को, उस समझ को क्या किया उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली क्या किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने वर्क ऑफ आर्ट में। तो उनके अनुसार जो है वो ग्रेट जो है, जो ग्रे है, टॉमस ग्रे जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट राइटर थे। एंड ही वाज अ जेन्युइन राइटिंग उनकी हुई करती थी। और उन्होंने इनके बारे में कहा ही इज अ ट्रू पोएट इन द, ही इज अ ट्रू पोएट है वो इन द एज ऑफ प्रोज। प्रोज के एज में जो है ये एक बोर्न पोएट इनको कहा है। ये वर्ड याद रखना, मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आ रहा है। टॉमस ग्रे के बारे में उन्होंने कहा है कि टॉमस ग्रे इज अ बॉर्न पोएट, वो पैदाइशी पोएट थे। ठीक है। और इनका जो एन एलिजी रिटन इन अ चर्चयार्ड है उसको जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने जो क्या किया है, सम्मान दिया है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। Arnold says that the real beauty of a Burns poetry is found in a Scottish poet instead of English. Burns भी जो है वो ग्रेट रोमांटिक राइटर थे, बट एक्चुअली जो है बेसिकली स्कॉटिश राइटर थे। इनके बारे में उन्होंने कहा है, बर्न की एक बहुत ही फेमस पोएम है, My love is like a red red roses newly sprung in the month of June। बहुत ही फेमस पोएम है। तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि इनकी पोएट्री की जो ग्रेटनेस है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखेगा, इनकी जो पोएट्री की जो ग्रेटनेस है वो हमको किसमें दिखती है, स्कॉटिश पोएट्री में ज्यादा दिखती है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जो इनकी स्कॉटिश पोएट्री है, जो स्कॉटिश में जो उन्होंने पोएट्री लिखा है उसमें इनकी ग्रेटनेस जो है बर्न्स की ज्यादा दिखाई देती है इन कंपेयर टू इंग्लिश। बर्न्स पोएट्री हैज अ ट्रूथ ऑफ मैटर। बर्न्स की पोएट्री में भी जो है ट्रूथ ऑफ मैटर है, यानी कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो बहुत ही अच्छा है, मैनर भी बहुत अच्छा, बट इट लैक्स पोएटिक वर्चू, यानी कि उनके अंदर भी क्या है, सीरियसनेस की जो है कमी पाई जाती है। वर्चू ऑफ हाई मास्टर्स, मतलब इनके पोएट्री में भी जो है वो सीरियसनेस की मतलब की कमी पाई जाती है। सो ही इज आल्सो नॉट इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिक्स। इन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ को भी क्लासिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, इन्होंने जो है कीट्स को भी क्लासिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, इन्होंने बर्न्स को भी क्लासिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा। ठीक है। इनके अनुसार जो है कहा जाए तो जो है इन्होंने मिल्टन को क्लासिक्स की कैटेगरी में रखा है।
क्लियर हुआ? यस मैम। So now I'm going to end this class क्योंकि criticism है तो अगर ज्यादा होगा तो फिर दिमाग ओके को मैम, ओके मैम, जी जी। okay? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम।